हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग और नैतिक प्रश्न। तो चलते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो, उसमें मुख्यतः आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव, कवक, पौधे व जंतु का उपयोग करते हुए जैव वैशेषिक जैविक पदार्थ का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवंशिकता, रूपांतरित फसल, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के तीन विवेचनात्मक अनुसाधन है। उन्नत जीव जैसे सूक्ष्म जीव शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिक द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना तथा अनुप्रभा प्रक्रम तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। नेक्स्ट, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम तीन संभावनाओं के बारे में चर्चा सोच सकते हैं। कृषि, रासायनिक आधारित कृषि और कार्बनिक कृषि। अनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि जिसे हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण हम, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, खाद और कीटनाशकों का प्रयोग एक कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रासायनिक काफी महंगी पड़ सकती है। परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों के उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। प्राप्त उन्नत किस्मों की फसल प्रदान करने वाला दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीक जब असफल हुई है, तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है जिसे हम उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन का क्या अर्थ है? 1950 के दौरान वैज्ञानिक ने जान लिया कि पूर्ण पादप क्रांति तक की ने पूर्व जनित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लिया जाए, जैसे विशेष पोषक मीडिया रंग रोगाणु रहित स्थिति में टेस्ट ट्यूब में उगने लगा दिया जाए, उगने के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसी कोशिका कार्तिक में पूर्ण पादप में जनित होने की ये क्षमता को पूर्ण सत्यता कहलाती है। उच्च वर्ग के प्राणियों में आप इस किस प्रकार निष्पादित करोगे, इसके बारे में जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात पर यह बल देने की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज तथा अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन आदि प्रदान करें। इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत अल्प अवधि में हजारों पादप का प्रवर्धन संभव हो सका है। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न होने करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धना कहलाती है। इनमें से प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। जहाँ से वे पैदा हुए हैं उसे सोम क्लोन कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादप जैसे कि टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमानों पर उत्पादन इसी विधि द्वारा किया जा सकता है। किसी उत्तक संवर्धन का प्रयोगशाला में आप अपने अध्यापक के साथ जाएं ताकि आप इस क्रिया को अवलोकन कर सके तथा समझ सके। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पुनः लाभ है। यदि पादप विषाणु में संक्रमित तब भी विजोतक सीड्स और कच्चे विषाणु से अप्रभावित रहता है तथा विभोजक मेरे स्टेम को अलग कर उसे विट्रो में उगाया जाता है ताकि विषाणु द्वारा पादप तैयार हो सके। वैज्ञानिक को केला, गन्ना, आलू आदि सर्वाधिक विविधोत्तक तैयार करने में काफी सफलता मिली है। यहाँ तक कि नहीं, वैज्ञानिक ने पादप से एकल कोशिका अलग की है तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे नगन प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सका।
प्रत्येक किस्मों से वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादप की दो विभिन्न किस्मों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादों को जन्म देता है। ये संकर कायिक संकर, जबकि ये प्रकल्प कायिक संकरण कहलाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इससे नया संकर पादों का जन्म होता है। इससे इसमें टमाटर तथा आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रकरण के परिणाम स्वरूप टोमेटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इसे पादप पादप व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछनीय समुचित लक्षणों का प्रभाव था। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें अनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पाद ले सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायन का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव को हटा सकता है? अनुवांशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस प्रकार की समस्या का हल है। ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्ताक्षर द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार इस तरह से जीन की प्रकृति पर पोषी पौधे, जंतु या जीवाणु की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीव पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। अनुवांशिक रूपांतर द्वारा अजय प्रतिबोल ठंडा सूखा लवण ताप के प्रति अधिक सूक्ष्म फसलों का निर्माण। ख रासायनिक पीड़कनाशों का कम निर्भरता करना, पीड़कनाशी प्रतिरोध फसल। ग कटाई पश्चात होने वाली अनादि नुकसानों को कम करने में सहायता। घ पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता को समापन को रोकता है। खाद्य उत्पादन के पोषण स्तर में वृद्धि, उदाहरण विटामिन ए समृद्धान बर्ड राइस उपयोग के साथ साथ जीएमओ का उपयोग तंदुनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उपयोग उद्योगों में वसा ईंधन व भेषजीय पदार्थों की पूर्ति की जाती है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में जिनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे, वे पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण, जो पीड़कनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में ली जाती है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थुरिनजेंस जिसमें सचिव बीटी कहते हैं से निर्मित होता है। बीटी जीव विष जीन विषाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं हो रही है। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है। उदाहरण बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि। बीटी कपास बैसिलस थुरिनजेंस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे निटिडोप्टेरस, तंबाकू की कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कोलियोप्रोटेन, भृंग, डिप्टेरोना, मक्खी, मच्छर को मारने में सहायक है। 20 थुरिनजेंस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है। इन रवा को विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन कहता है। ये विष जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता? वास्तव में बीटी जिस जीव विष प्रोटीन प्लाक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है, जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है तो इसके रवे आत्म क्षारीय पीठ के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप से परिवर्तन हो जाता है। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करता है, जिस कारण जो कोशिकाएं फूलकर फट जाती है और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु भी हो जाती है। विशिष्ट बीटी जीव बैसिलस थुरिनजेंस से पृथक कर कई फसल जैसे कपास में समावेश किया जा सके, जिसका चुनाव फसल निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्ट पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होता है उस क्राई कहता है। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन्स जीन क्राई एक एसी व क्राई 2 एबी द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई एक एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। आप डायग्राम देख पा रहे हो कपास का। पीड़क प्रतिरोधी पौधा विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतु कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिलवाडोगाइन और इनकोविशिया
तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन 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 योजना का स्वीकार किया जाता है जो आरएनए अंतराक्षय की प्रक्रिया पर आधारित है। आरएनए अंतराक्षय सभी सस्मिक अंदर जीनों की कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूर्व सूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। इसके फलस्वरूप दूत आरएनए से स्थानांतरण ट्रांसलेशन को रोकता है। इस द्विसूत्रीय आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम प्रांतनु ट्रांसपोजन में प्रतिकृति के उपरोक्त बनाने वाला मध्यवर्ती आरएनए है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक का उपयोग कर सूत्रीकरण विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। चित्र 10.2 में आप देखोगे डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका अर्ध सेंस में प्रति अर्ध एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं। इसके आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशेष दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाता है। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी से विशेष अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में परजीवी जीवित नहीं रह पाता। इस प्रकार परजीवी पौधे में अपनी सुरक्षा परिचय से करता है। 10.2 में देख पा रहे हो चित्र डायग्राम, ये देखो यहाँ पे अटैक कर देता है पौधे के इस तरह से। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या उपयोग है। पुनर्योग्य डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित अत्यधिक प्रभावी चिकित्सक औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योग्य चिकित्सा औषधियों का अवांछित प्रति रक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पादों जो कि अमान्य स्रोत से विलगित किए गए हैं यह अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालता है। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योग्य चिकित्सा औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में से 12 भारत में विपणन हो रही है। आनुवंशिक जेनेटिक्स निर्मित इंसुलिन इंपोर्टेंट है। वयस्क को होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानव इंसुलिन प्राप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे, इस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम अन्य जानवरों से इंसुलिन विमुक्त कर उपयोग में लाना होगा। क्या अन्य जंतु में विमुक्त इंसुलिन मानव शरीर में वही प्रभावी और उसका मानव शरीर में के प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। सोचो क्या इंसुलिन मधुमेही लोगों के मुख से दिया जा सकता है कि नहीं? क्यों? मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवर सुअर को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता है। जानवर द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में प्रतीक्षा एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे की प्रतिक्रिया होने लगती है। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। चित्र 10.3 में आप देख पा रहे हो ये इस तरह से इंसुलिन का डायग्राम है। प्यारे दोस्तों, प्यारे मेरे भाइयों, जुड़ी होती है मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन एंजाइम की तरह प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व क्रियाशील हार्मोन बनाने के पहले संशोधित होने की आवश्यकता होती है। संश्लेषण होता है जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। ये सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन नहीं होता जो परिपक्व के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीक का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती ये है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाए। 1983 में एली लिली नामक अमेरिका कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रम को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है। इसमें इकोलाई के प्लाज्मिन में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन किया। इन्हें अलग अलग निर्मित इंसुलिन श्रृंखला ए और बी को निकालकर डाई सल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया। जीन चिकित्सा क्या होती है? यदि एक व्यक्ति अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है?
जीन चिकित्सक से ही प्रयास है। जीन चिकित्सक उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चों या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीनों दोषों को सुधार किया जा सके। उसमें रोगों के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति के कोशिका ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षति पूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने में किया गया था। ठीक, ये एंजाइम प्रतिरक्षात्मक के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है उसके लोप होने के कारण होता है। जो कुछ बच्चे में एडीए की कमी का अस्थिमज्जन प्रतिरूपण से होता है, जबकि दूसरे में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है। इसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। उपयोग दोनों में विधियों में ये कमी है कि पूर्णतः रोग नाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त में लसीकाणु को निकालकर शरीर में बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए 81 डीएनए पश्चात विषाणु सवा का प्रयोग कर लसीकाणु में प्रवेश कराकर आंत में रोगी के शरीर में वापस करा दिया जाता है। यह कोशिका परतप्राय होती है, इसलिए अनुवांशिक निर्मित लसीकाणु का समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिका में विलखित अच्छे जीनों को पारंपरिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो एक स्थायी उपचार होता है। आणविक निदान यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी पारंपरिक पहचान और उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। उपचार की परंपरा विद्या सीरम व मूत्र संविश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ से पता लगाना संभव नहीं है। डीएनए प्रौद्योगिकी के पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया एंजाइम सहलगन प्रतिरक्षा से शोषक एमापन यानी कि एलाइजा कुछ ऐसी तकनीक जिसके द्वारा रोगों की पारंपरिक पहचान की जा सकती है। रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगता है। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर से पहले से काफी अधिक हो जाती है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु विषाणु उस समय जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्तन एप्लीकेशन द्वारा कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की मात्रा बहुत कम पहचान कैसे की जाती है? सदैव एड्स रोगी में एचआईवी के पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्य उपयोग में लाया जाता है। इसके उपयोग संदेश कैंसर रोगी के जीन में होने वाली परिवर्तन एप्लीकेशन द्वारा सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम यात्रा की पहचान कैसे की जाती है? संदेह एड्स रोगी में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आज का सामान्यतः उपयोग में लाया जा सकता है। उसका संदेश में कैंसर रोगी के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन को पता लगाने में भी किया जा सकता है। ये एक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरे अनुवांशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। डीएनए और आरएनए के एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय संरक्षित जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरे डीएनए को संकलित होता है जिसके बाद में 100 विकिरण क्षेत्र एटोरोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान क्लोन जिसमें उत्परिवर्तन जीन मिलते हैं। छायाचित्र पटल फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि प्रोब व उत्परिवर्तन जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते। एंजाइम सहलगन प्रतिरक्षा शोषक प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजन प्रोटीन एजन ग्लाइकोप्रोटीन आदि की उपस्थिति या रोग के जनकों के विरोध संश्लेषी प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। अब पढ़ेंगे परजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिसंचलन द्वारा एक
ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिसंचलन द्वारा एक अतिरिक्त भारी जीन व्यवस्थित होता है जो अपने लक्षण व्यक्त करता है, परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियाँ आदि पैदा हो चुके हैं। उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतु में 95% अधिक चूहे उस तरह के जंतु का उत्पादन क्यों किया जाता है? इस तरह की परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है? अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता करेंगे। सामान्य शरीर क्रिया का विकास। परजीवी जंतु का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास में सामान्य कार्यों पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, विकास में भागीदारी जटिल कारक जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक अध्ययन, दूसरी जाति स्पीशीज के जीन्स को प्रवेश कराकर उपरांत उपयुक्त कारकों के निर्माण में होने वाला परिवर्तन से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा और कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। रोगों का अध्ययन, यानी कि अनेकों परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनके रोग के विकास में जीनों की भूमिका क्या होती है। विशिष्ट रूप से निर्मित जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोग जैसे कैंसर, पुष्टि, रेशम सिस्टमेटिक फाइब्रोसिस, रूमेटोइड संधि शोथ, वेल्जर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध है। जैविक उत्पाद, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो कि जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पाद को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो कि उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग जीनों को प्रवेश कराता है जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेता है। उदाहरण, मानव प्रोटीन अल्फा अल्फा 1 एंटीट्रोप्सिन का उपयोग इंफासीमा के निदान में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोनुरिया पिकाई पुट्टिया रेशम रेशम यंत्र के निदान हेतु किया जाता है। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया जाता है। इस दूध में मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। टीका सुरक्षा, टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का विकसित किए गए पोलियो का टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जाता है। यदि उपयुक्त उपयुक्त सफल विश्वसनीय पाए जाए तो टीके की सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहे का उपयोग किया जा सकेगा। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, यह अविश्वसनीयता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। ये वही विधि है जो औषधि अविश्वसनीय परीक्षण हेतु उपयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतु मिलने वाले कुछ जीन इसे अविश्वसनीय पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं जबकि अपरिवर्तनीय जंतु में ऐसा नहीं है। परजीवी जंतु को अविश्वसनीय पदार्थ के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त जंतु में अविश्वसनीय परीक्षण करने से कम समय समय में प्राप्त हो सकता है। नैतिक मुद्दे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है दोस्तों। हाँ, धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। इसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास के वर्णन मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में है। इम्पोर्टेंट है, भारत में कितनी धान की किस्में है? 2 लाख है। भारत में धान की जो विविधता, विश्व की सर्वाधिक विविधता है। बासमती धान की अपने सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है भाई। इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती है। पुराने ग्रंथ, लोक साहित्य, कविता में बासमती का वर्णन मिलता है। इससे यह पता चलता है कि कोई 100 वर्ष पहले से उगाया जाता है। वर्ष 1977 में अमेरिकी कंपनी बासमती धान का अमेरिका एक ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा